हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बीएड का पेपर जो हमारा थर्ड है, शिक्षण और अधिगम, उसके में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। तो इसमें जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण से आप क्या समझते हैं? शिक्षण की प्रकृति विशेषता का उल्लेख कीजिए तथा शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों का भी उल्लेख कीजिए। तो हाँ भी, शिक्षण से आप क्या समझते हैं? शिक्षण से तात्पर्य है कि जब हम किसी एक व्यक्ति द्वारा जब किसी दूसरे व्यक्ति को जो हम ज्ञान प्रदान करते हैं तो वो शिक्षण कहलाता है। तो शिक्षण क्या होता है? प्रमुख किसी दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करना। ज्ञान प्रदान किन को करते हैं? जिसको किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती, उस व्यक्ति को जब हम कोई ज्ञान प्रदान करते हैं, उस व्यक्ति को जब हम कुछ सिखाते हैं तो वो शिक्षण के अंतर्गत आ जाता है। तो शिक्षण की उत्पत्ति किससे होती है? चित धातु से उत्पत्ति है, जिसका अर्थ शिक्षा देना या सीख देना। ठीक है। तो शिक्षण में क्या होता है? हम जो भी कार्य करते हैं वो सब कुछ एक यथावत होता है, संपन्न किए जाते हैं, उनकी व्यवस्था संपूर्ण पहले की जाती है। उस क्रियाओं का आयोजन करने से पहले हमें संपूर्ण तैयारी करने जरूरी होता है। तो जिसने कुछ परिभाषा बताया, थॉमस एस ग्रिक्स ने बताया कि शिक्षण मानवीय कार्यों का एक ऐसा उदाहरण है जिसका उद्देश्य कार्य करने की मानवीय क्षमता का विकास करना। तो मानवीय क्षमता का विकास करने से आप क्या समझते हैं? जब हम किसी चीज़ को नहीं जानते, उसके बारे में जब हम कुछ करना सीख जाएंगे, कुछ नई तकनीक सीखेंगे, तो उसमें हमारी कार्य क्षमता का विकास होता है। अगर हम कोई कार्य की तो परंपरागत तरीके से करते हैं, जब कुछ हम मशीनी युग आ गया, मशीन की जब हम कुछ कार्य करना उसको सीख गए तो हमारी क्षमता का विकास करती है। उसी प्रकार जब शिक्षण क्या होता है? जब हम किसी कार्य को नहीं जानते, उसके बारे में जब हम कुछ करना सीख जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। तो शिक्षण तो ये क्या था? ये थॉमस ने इसी एक परिभाषा बताई थी। तो बी.एम. स्मिथ ने इसके बताई, शिक्षण क्रिया की एक व्यवस्था जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। मतलब क्रियाओं की एक व्यवस्था, इसमें अनेक प्रकार की क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो हमें सीखने के लिए उत्सुक या हमारे अंदर उत्सुकता उत्पन्न करती है, सीखने के लिए हमें विशेष रूप से तैयार करती है। तो ये क्या था भी शिक्षण का अर्थ। आगे बताया भी शिक्षण की प्रकृति तथा विशेषता क्या। तो सबसे नंबर एक है, शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। हाँ भी, अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया होती है जब किसमें दो व्यक्तियों के बीच में आपस में जब अंतःक्रिया होती है तो अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया कहलाती है। तो इसमें क्या होता है? जब हम आपस में इंटरेक्शन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो वह अंतःक्रिया होती है। तो शिक्षण में भी क्या होता है? दो व्यक्तियों का होना जरूरी है, एक सीखने वाला और एक सिखाने वाला। जब इन दोनों के बीच में अंतःक्रिया होगी तभी हमारा शिक्षण का कार्य सफल माना जाएगा। नेक्स्ट बचे शिक्षण बहुत सी क्रियाओं की व्यवस्था है। बहुत सी क्रियाओं की व्यवस्था कैसे भी? अध्यापक जब कक्षा में पढ़ाता तो एक क्रिया संपन्न नहीं करता, वो कभी बच्चों को समझाता भी है, बच्चों से प्रश्न भी पूछता है, बच्चों को डांटता भी है, समय समय पर दिशा निर्देश भी देता है। ये सारे कार्य एक शिक्षण के दौरान किए जाते हैं। तो इसमें अनेक क्रियाओं का समावेश किया जाता है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट बताया कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया कैसे भी? क्योंकि व्यक्ति एक समाज का अभिन्न अंग है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय जितने भी आते हैं वे समाज के रूप में विकसित होते हैं, क्योंकि इसमें अनेक व्यक्तियों का समावेश होता है। जब वे दो या दो से अधिक व्यक्ति जब एक साथ बैठ जो कार्य करते हैं तो सामाजिक अभिकरण के रूप में होता है। तो इसमें जो भी बच्चे होते हैं हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इन सब के सामने जब हम जो क्रियाओं का समावेश करते हैं तो एक शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में मानी गई है। तो एक शिक्षा, नेक्स्ट पॉइंट होता है एक शिक्षण एक उद्देश्यपरक प्रक्रिया है। उद्देश्यात्मक प्रक्रिया कैसे होगी भी? हम कोई भी जो कार्य करते हैं तो एक उद्देश्य निर्धारित करके कार्य करते हैं। बिना उद्देश्य के हम कोई भी कार्य संपन्न नहीं करते। तो इसलिए जो भी हम कार्य करें पहले उसके लिए हमारा एक उद्देश्य का होना जरूरी है। उद्देश्य को ध्यान में रख के जब हम कार्य करेंगे तो वो एक क्या कहलाएगा? उद्देश्यात्मक कार्य प्रक्रिया हमारी बन जाएगी। नेक्स्ट भी शिक्षण में संप्रेषण कौशल का विकास होता है। शिक्षण में संप्रेषण कौशल का विकास कैसे होता है? अगर हमारे पास संप्रेषण कौशल अच्छा नहीं है तो हम बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि अगर हम अपनी बात बच्चों को ठीक से समझानी है तो उसके लिए हमें संप्रेषण कौशल का विकास होना जरूरी है। हम जिस भाषा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो भाषा भी बच्चों की ठीक से आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, हमारी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, उपयुक्त होनी चाहिए, ताकि जो चीज़ हम बच्चों को बताना चाहते हैं वो बच्चे उसी अर्थ में उस चीज़ को ग्रहण करें, तभी हमारा शिक्षण का कार्य सफल माना जाएगा। नेक्स्ट इसमें बताया कि शिक्षण एक औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रक्रिया है। औपचारिक प्रक्रिया कैसे है भी? मैंने अपनी औपचारिक प्रक्रिया होती है जिसमें समय, पाठ्यक्रम, स्थान जब हमारा निर्धारित होता है तो वो औपचारिक प्रक्रिया कहलाती है। जैसे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, इनमें जो शिक्षण का कार्य किया जाता है और औपचारिक प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है।
क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें समय भी स्थान निश्चित होता है, स्थान भी निश्चित होता है, हमारा पाठ्यक्रम भी निश्चित होता है, क्योंकि एक वर्ष के अंतर्गत हमें क्या कराना है, सब चीज़ के लिए आपके समय पहले से जानकारी होती है। और औपचारिक के बाद आते हैं अनौपचारिक। अनौपचारिक से आप क्या समझते हैं? इसमें समय स्थान कोई भी निर्धारित नहीं होता। हम खेल के मैदान में भी सीख सकते हैं, घर में बैठ के भी सीख सकते हैं, कहीं भी रास्ते में चलते हुए किसी व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वो अनौपचारिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो शिक्षा की भी औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रक्रिया भी मानी गई है। नेक्स्ट है शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया। अभी उपचारात्मक प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? किसी चीज़ का उपचार करना। उपचार किस चीज़ का? किसी रोग का है तो हम उपचार करते हैं। रोग, तो इसमें रोग कौन सा होगा? किसी व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करना। जब किसी व्यक्ति को कुछ जानकारी नहीं, किसी चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं होता, जब उस चीज़ के बारे में हम व्यक्ति को जानकारी देते हैं, उसके बारे में उसको हम जब सिखाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? एक उपचारात्मक प्रक्रिया। मतलब रोग का निवारण करना। इसमें हम रोग का किसका निवारण करेंगे? जिस चीज़ के बारे में बच्चे को जानकारी नहीं है, उस चीज़ के बारे में उसको हम ज्ञान देते हैं, तो उसका रोग का निवारण उसमें अच्छी प्रकार से हो जाता है। तो नेक्स्ट माने अभी शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया भी। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कैसे होगी? इसमें शिक्षण के 3 ध्रुव होते हैं। 3 ध्रुव कौन से? उद्देश्य होते हैं, तो एक होता है अनुभव और एक होता है व्यवहार परिवर्तन। उद्देश्य कौन सा होगा भी? हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्या चीज़ सीखना चाहते हैं, वो हमारा उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए। तो ये एक हमारा नंबर 1 है। नंबर से दूसरा क्या बताया भी? अनुभव। अनुभव कौन सा? एक्सपीरियंस। किस चीज़ के बीच से हम गुजर रहे हैं, सीखने के लिए हम किन किन चीज़ों को बीच में शामिल कर रहे हैं, कौन सी विधि है, कौन सा पाठ्यक्रम है, जिनके माध्यम से हम बीच में निकल रहे हैं, तो वो अनुभव कहलाएगा। और व्यवहार परिवर्तन क्या कहलाएगा? जब हम कुछ सीखने के बाद हमारे व्यवहार में कौन सा परिवर्तन है, किस प्रकार का वांछित परिवर्तन आता है, वो हमारा व्यवहार परिवर्तन कहलाता है। जब हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती, उसको सीखने के बाद जब हमें उस चीज़ की जानकारी हो जाती, तो वो हमारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट बताइए, शिक्षण एक कला भी और एक विज्ञान भी। अभी कला और विज्ञान के, कला का मतलब होता है आर्ट। आर्ट मतलब जब हम किसी कार्य को अच्छी प्रकार से करने का ढंग, तरीका, ये सब चीज़ एक व्यवस्थित ढंग से करते हैं, तो मतलब अच्छी तरीके से करते हैं, तो वो कला कहलाती है। तो कला इसमें कैसे होगी? हम बच्चों को अनेक तरीके से शिक्षण का कार्य करते हैं, अनेक चीज़ उसमें अच्छी प्रकार से समझाते हैं, तो वो कला आती है। और एक विज्ञान कैसे? विज्ञान इसलिए हमारे कार्य को एक सिस्टमेटिक तरीके से करना। जब हम इसमें बच्चों को जब सिखाते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज़ को सिखाते हैं। पहले क्या चीज़ आएगी, उसके बाद हम पहले बच्चों को किसी चीज़ का अर्थ बताते हैं, उसकी परिभाषाएं बताते हैं, उसके बाद उसकी विशेषता, लाभ, हानि, एक सिस्टमेटिक जब तरीके से हम जो कार्य को संपन्न करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? विज्ञान के अंतर्गत आती है। तो ये भी क्या थी? शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएं कुछ बताई गई थी। अब हमारा इसमें एक आता है, नेक्स्ट आता टॉपिक, इसमें शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। हाँ, ये प्रभावित कौन से होते हैं? फैक्टर। किस प्रकार से हमारे कौन सा फैक्टर किसी चीज़ पर कैसे प्रभावित करते हैं, वो प्रभावित करने वाले कारक कहलाते हैं। तो इसमें जो प्रमुख कारक हैं, वो आपको मैं इस प्रकार से समझाता हूँ। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों में जब सबसे पहला नंबर 1 आता हमारा अध्यापक का स्वास्थ्य। हाँ भी, अध्यापक के स्वास्थ्य आप क्या समझते भी? जो हमारे पढ़ाने वाला अध्यापक है, उसका स्वास्थ्य कैसा है? अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हम एक किस प्रकार से शिक्षा दे पाएगा? तो उसका स्वस्थ होना जरूरी। तो स्वास्थ्य रूप से इसमें 2 चीज़ आती है, तो शारीरिक स्वास्थ्य आता है और एक मानसिक स्वास्थ्य। तो शारीरिक स्वास्थ्य में क्या आता है? उसका फिजिकल से संबंधित आता है कि कहीं फिजिकल रूप से कोई डिसेबल तो नहीं है, कोई लंगड़ा है, कोई किसी प्रकार कोई, अगर शारीरिक रूप से वो विकलांग है, वो ठीक प्रकार से चल नहीं पाता, ठीक प्रकार से उठ नहीं पाता, तो उसके लिए वो हमें पढ़ाने में दिक्कत पैदा कर सकता है। तो उसके जो भी दोष हैं, उसको कम दिखाई देना, कम सुनना, ये एक विकृति के अंतर्गत आती है। कम दिखाई देगा तो ठीक से बच्चों की कॉपियाँ, मतलब ठीक से ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख पाएगा। उसको कम सुनना, अगर बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं, तो उसको भी वो ठीक से नहीं सुन पाएगा, प्रॉपर तरीके से बच्चों को नहीं समझा पाएगा। और दूसरा आता है इसमें मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है भी? उसकी मेंटल से संबंधित है, उसकी भी सोच विचार कैसी है, वो किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से सोचता है, भी बच्चों के बारे में कैसे सोचता है, उसका विषय से संबंधित ज्ञान किस प्रकार का है। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाती है? मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आ जाती हैं। अगर मानसिक रूप से वो स्वस्थ है, किसी प्रकार के उसमें मानसिक विकार नहीं है, तो अच्छी प्रकार से पढ़ाएगा। अगर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो वो ठीक प्रकार से नहीं पढ़ा पाएगा। तो बच्चों का मानसिक रूप से भी, अध्यापक का मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना जरूरी है। नेक्स्ट आता है भी इसमें अध्यापक का दृष्टिकोण।
हाँ भी, दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है, उसका एटीट्यूड, एटीट्यूड किस प्रकार का, वो भी नकारात्मक दृष्टिकोण है या सकारात्मक रूप से उसका दृष्टिकोण है। अगर नकारात्मक उसका दृष्टिकोण है तो क्या करेगा, वो हर चीज़ में बच्चे को नेगेटिविटी देखने की कोशिश करेगा। अगर बच्चे कुछ बताने की भी कोशिश करेगा तो वो उन बच्चों को बीच बीच में डांटता रहेगा, मैं डांट फटकार लगाता रहेगा, तो क्योंकि उसके नकारात्मक विकास हो रहा है। अगर सकारात्मक विकास है तो वो बच्चे अगर कुछ थोड़ा गलत भी बताते हैं, थोड़ा अच्छा भी बताने की कोशिश करते हैं, तो उसमें उसकी अच्छाई देखने की कोशिश करता है। अगर उसमें बच्चे की अच्छाई देखने की कोशिश करेगा, अच्छी प्रकार से समझाने की कोशिश करेगा, तो बच्चे उसको ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। क्योंकि अगर सकारात्मक बच्चों के साथ व्यवहार करेंगे तो बच्चे भी कभी एटीट्यूड विकास ठीक प्रकार से हो पाएगा और वे कुछ कार्य करने के लिए तैयार हो पाएंगे। अगर हर चीज़ में उसकी नकारात्मकता देखते रहेंगे तो बच्चा किसी भी चीज़ को सीख नहीं पाएगा और किसी कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आता है भी वातावरण। वातावरण का भी इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से क्या समझते हैं भी, हम जहाँ पर रहते हैं वो हमारा भौगोलिक वातावरण कैसा है, स्कूल का वातावरण कैसा है भी, कक्षा का आकार कैसा, अगर कक्षा के आकार छोटे हैं और उसमें संख्या बच्चों की संख्या ज़्यादा ठीक प्रकार से बैठ नहीं पा रहे तो बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय कहीं किसी फैक्ट्री के साथ या किसी पहाड़ के साथ जहाँ ब्लास्टिंग होती रहती है या रोड नेशनल हाईवे के पास जहाँ पर हमेशा ट्रैफिक की आवाज़ सुनाई देती है, तो वहाँ पर भी हम ठीक प्रकार से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो इन्वायरमेंट जो हमारा स्कूल है उसका इन्वायरमेंट का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो हम स्कूल में बच्चों को ठीक प्रकार से शिक्षा प्रदान कर पाएंगे। अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा तो हम बच्चों को ठीक से शिक्षा प्रदान नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है कक्षा का आकार। तो कक्षा का आकार से क्या समझते हैं भी, कक्षा का आकार बच्चे के कक्षा बैठने के लिए बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त साधन माना गया है। अगर कक्षा का आकार उपयुक्त नहीं है, अगर कक्षा का आकार छोटा है उसमें हम बच्चे ज़्यादा बार रखे हैं, तो इसका मतलब क्या कि उसमें ठीक प्रकार से बच्चे समायोजित नहीं हो पा रहे। तो जितनी कैपेसिटी क्लासरूम की है हमें उतने ही बच्चे उसमें बैठाने चाहिए। अगर हमारी क्लास में 30 की सीटिंग व्यवस्था है तो हमें जहाँ तक कोशिश 30 की बजाय उसमें 25 ही बैठाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि बच्चे आराम से बैठ सकें और ठीक प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर सकें। अगर उपयुक्त आकार नहीं है, बच्चे ज़्यादा बैठा रखे हैं, तो उसमें बच्चे ठीक प्रकार से बैठ नहीं पाएंगे और शिक्षा भी ग्रहण ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। इसमें नेक्स्ट बताए प्रभावित करें दृश्य सर्वे सामग्री। दृश्य सर्वे सामग्री क्या होती है, ये एक हमारे टीचिंग एड्स के अंतर्गत आती हैं भी। अगर दृश्य सर्वे सामग्री अच्छी हैं तो हम जो भी कार्य करेंगे टीचिंग एड की सहायता का प्रयोग करेंगे तो बच्चे अच्छी प्रकार से उपयुक्त तरीके से उसको सीख पाएंगे, अच्छी तरीके से उसको समझ पाएंगे। क्योंकि सहायक सामग्री का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारे पढ़ाने का तरीका हमारे बच्चों को सीखने के विकास बहुत ज़्यादा करती है। अगर हम उन चीज़ों का ठीक प्रकार से प्रयोग नहीं कर पाते तो बच्चे ठीक प्रकार से नहीं सीख पाते। तो दृश्य सर्वे सामग्री का प्रयोग हमें ठीक प्रकार से करनी चाहिए भी। जहाँ चार्ट की ज़रूरत है हमें चार्ट दिखाना चाहिए, जहाँ हमें मॉडल्स की ज़रूरत है हम बच्चों को वहाँ मॉडल दिखाएं, यहाँ कहीं हमें जैसे वीडियो दिखाने की जरूरत है वीडियो दिखाएं। तो जो भी हमारी जो सहायक सामग्री दृश्य सर्वे सामग्री हैं उनका उपयुक्त समय पर उपयुक्त स्थान पर अगर हम ठीक से प्रयोग करेंगे तो बच्चे उसको आसानी से सीख पाएंगे, अच्छी प्रकार से उसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट आती है भी हमारी क्षमताएं। क्षमताएं से क्या समझती, योग्यता है, हमारी योग्यता कितनी है, हमारी कैपेसिटी कितनी है। अगर हमारी कैपेसिटी का काम करने की ज़्यादा है तो हम अच्छा ज़्यादा भी सीख सकते हैं। अगर हमारी कैपेसिटी कम है तो हमें ज़्यादा सिखाने की कोशिश करते हैं तो हम उस कार्य को नहीं सीख पाएंगे। तो कैपेसिटी में इसमें अध्यापक की कैपेसिटी भी आती है और विद्यार्थी की भी कैपेसिटी आती है। अगर अध्यापक की कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो बच्चों को ज़्यादा पीरियड पढ़ा सकता है, अगर उसकी कैपेसिटी कम है तो कम पढ़ा पाएगा। उसी प्रकार जैसे हम जितनी क्षमता से अधिक अगर बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं तो बच्चे उस चीज़ को नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। बच्चों की जितनी कैपेसिटी होती है, जितनी क्षमताएँ होती हैं, हमें उतना ही बच्चों को सिखाना चाहिए। अगर क्षमता से अधिक बच्चों को हम कार्य देते हैं, क्षमता से अधिक कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं तो हमारी वेस्टेज है, क्योंकि बच्चे उस चीज़ को नहीं सीख पाते जितना हम उसको अधिक सिखाने की कोशिश करते हैं। जितनी बच्चों की क्षमता हो हमें उतना ही सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। तो नेक्स्ट सिस्टम आता है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों से आप क्या समझते हैं, तो ये भाई जो पढ़ाने के अध्यापक के लिए शिक्षण विधियों का उपयुक्त होना जरूरी है। अगर हम जो भी मेथड जो भी विधि प्रयोग कर रहे हैं वो विषय के उपयुक्त होनी जरूरी है। अगर मैथमेटिक्स अगर मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अगर वहाँ पर मैं व्याख्यान विधि का प्रयोग करूँगा तो बच्चे उस चीज़ को ठीक से नहीं सीख पाए,
क्यों नहीं सीख पाएंगे? क्योंकि व्याख्यान विधि के द्वारा हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करके पढ़ा सकते हैं, उसको हम ठीक प्रकार से सॉल्यूशन करके नहीं पढ़ा सकते। तो हमें मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का ही प्रयोग करना चाहिए। समस्या का प्रयोग, जो हमारी समस्या है उससे संबंधित उसका प्रयोग करना चाहिए। बच्चों के सीखने के लिए शिक्षण विधि का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। अगर हमारी उपयुक्त विधि है, ठीक प्रकार से बच्चे की समझ में आ रही, तो बच्चे उस चीज़ को आसानी से सीख पाते हैं, उस चीज़ को आसानी से ग्रहण कर पाते हैं। अगर बच्चे हमारी शिक्षण विधि उपयुक्त नहीं है तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, बच्चे उस चीज़ को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं बच्चे उस चीज़ को ठीक से ठीक ग्रहण नहीं कर पा रहे। तो इसलिए हमारी शिक्षण विधि का उपयुक्त होना जरूरी है, ताकि बच्चे उस चीज़ को आसानी से सीख सकें। जो चीज़ बच्चों को हम समझाना चाहते हैं उसको प्रॉपर रूप से वो ग्रहण कर पाए। तो इसमें नेक्स्ट हमारा आता है शिक्षण शिक्षण संसाधन क्या है कि हमारे रिसोर्स, हमारे पढ़ाने के संसाधन कौन कौन से हैं? चाक, बोर्ड, दर्शे, सर्वे सामग्री, जो भी हमारी सब किसके अंतर्गत संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अगर हमारे पास सभी संसाधन उपयुक्त हैं, अच्छे प्रकार के संसाधन हैं, तो हम ठीक प्रकार से बच्चों को पढ़ा पाएंगे। अगर ब्लैक बोर्ड हमारे पास है, चाक हमारे पास है, तो जो भी चीज़ है हम बच्चों को बोर्ड पर लिखकर उसको आसानी से एक्सप्लेन करवा सकते हैं। हमारे पास जो भी टॉपिक पढ़ा है उसे समझ दर्शे सर्वे सामग्री है, तो हम वो बच्चों को दिखाकर उसको और भी अच्छी तरह से समझा सकते हैं। तो जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर की सहायता से बच्चों को पढ़ाएं, एकिडास्कोप की सहायता से बच्चों को पढ़ाएं, या जो भी हमारे पास जितने भी संसाधन हैं, अगर कंप्यूटर, जैसे हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर साधनों का प्रयोग शिक्षा में करें, तो इनसे क्या होता है, हमें टेक्निक का प्रयोग करने से बच्चे उस चीज़ को अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करते हैं। कुछ नया सिखाने की, इसमें बच्चे नए सीखने की भी कोशिश करते हैं, तो इसमें बच्चे और अधिक सीख सकते हैं। क्योंकि परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं तो वही चीज़ सीख पाते हैं। जब हम शिक्षण विधि में हम कुछ नया प्रयोग करते हैं, संसाधन कुछ नए लेकर आते हैं, जैसे कंप्यूटर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, अनेक प्रकार जो आजकल हमारे पास संसाधन चल रहे हैं, अगर उन शिक्षा में उन सब चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो उस चीज़ को बच्चे आसानी से उन चीज़ सीख पाएंगे। और नेक्स्ट आते भी विद्यार्थी की प्रकृति। तो विद्यार्थी की प्रकृति कैसी है? भी विद्यार्थी की प्रकृति में विद्यार्थी की रुचि, क्षमता, योग्यता, अभिप्रेरणा, उसकी बुद्धि, उसका स्वास्थ्य, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अगर विद्यार्थी की एप्टीट्यूड हमारा अच्छा है, उसका नेचर अच्छा है, उसकी जो चीज़ हम बच्चों को सिखा रहे हैं उसकी रुचि के अनुसार है, उसमें उसका ठीक प्रकार से मन लग रहा है, तो बच्चे इसी प्रकार से सीख पाएंगे। अगर उसकी रुचि ठीक प्रकार से विषय में नहीं लग रही तो बच्चा उस चीज़ को ठीक से नहीं सीख पाएगा। उसके बाद आता है भी उसका एटीट्यूड, दृष्टिकोण कैसा है, तो भी किसी चीज़ के बारे में किस प्रकार क्या सोचता है, नकारात्मक सोचता है या सकारात्मक रूप से सोचता है। अगर जिस प्रकार का दृष्टिकोण होगा उसी प्रकार से उसका विकास होगा। उसके बाद अभिप्रेरणा, मोटिवेशन क्या, अभी बच्चे किस प्रकार से अभिप्रेत है, उसको हम कैसे अभिप्रेत कर रहे हैं। अगर किसी चीज़ को सिखाने के लिए हम बच्चों को ठीक से अभिप्रेत करेंगे, ठीक से भी उसको कोशिश करेंगे, आप इस कार्य को कर सकते हो, आपके लिए कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है, तो बच्चा मोटिवेट होगा और उसको आसानी से करने की कोशिश करेगा। अगर हम किसी कार्य के लिए बच्चों को मोटिवेट नहीं करते, उसको सिखाने की कोशिश नहीं करते, उसको डिमोलाइज करते हैं, उसका विपरीत नहीं करते, तो बच्चा उस कार्य को नहीं सीख पाएगा। और नेक्स्ट इसमें भी उसकी बुद्धिमत्ता से क्या समझते हैं, उसकी मतलब सोचने की क्षमता। अगर उसके IQ अच्छा है तो अगर हम उसको आसान थोड़ा बहुत समझाएं, बताते हैं, तो उस बच्चा उस चीज़ को सीख पाएगा, अच्छी प्रकार से ग्रहण कर लेता है और आसानी से उस चीज़ को वो सीख लेता है। अगर उसका IQ लेवल कम है तो कितना भी पढ़ाएं, कितनी भी कोशिश करें, बच्चे आसानी से इसको ग्रहण नहीं कर पाते। उसका बात है शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब क्या है, उसका शारीरिक रूप से कैसा है, बच्चा कमज़ोर है, अपंग है, विकलांग है, तो उसमें अगर इस प्रकार के शारीरिक दोष हैं तो बच्चे के चलने फिरने में दिक्कत है, तो ठीक प्रकार से अपने आप को मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हमें स्पेशल क्लास की ज़रूरत पड़ती है कि उनके लिए अलग से हम क्लास लगाएं, या जो स्कूल होता है उसमें नीचे वाली बिल्डिंग में लगाएं, तभी उनमें मूवमेंट कर पाएगा। और नेक्स्ट में मानसिक स्वास्थ्य का कहीं बीमार तो नहीं रहता, मेंटल दिमाग तो खराब नहीं उसका, या उसमें कहीं वो ज़्यादा बीमार रहना, औषधियों का प्रयोग करना, ये मेंटल स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। अगर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो ठीक से ग्रहण पाएगा, अगर उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उस शिक्षा ठीक से ग्रहण नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चे, ये हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन था, हमारा फर्स्ट टॉपिक था कौन सा, शिक्षण से आप क्या समझते हैं, शिक्षण की प्रकृति विशेषता, तो इसको प्रभावित करने वाले कारक।
एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो बीएड का थर्ड पेपर उसके फर्स्ट यूनिट में 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो शिक्षण की विशेषता वाला, एक आता है भी उसका शिक्षण की अवस्थाएं, और एक आता है शिक्षण के स्तर। तो आज मैंने आपको शिक्षण की प्रकृति, विशेषता और उसके पादक तत्व मतलब प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताया। मैं आशा करता हूँ इसको आप अच्छी तरह से तैयार करें, और आप कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं।